लैस नक्सली हमले में वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा समेत 28 लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ में हुआ है अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला। इस नक्सली हमले के दौरान अगवा किए गए नंद कुमार पटेल की हत्या भी नक्सलवादियों ने कर दी है। पटेल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तथा 6 बार वहां से विधायक चुने गए थे। शनिवार शाम हुए नक्सली हमले के बाद से लापता बताए जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल के शव घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर ही मिले हैं। नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ में 6 बार विधायक चुने गए थे। मौके वारदात पर मौजूद लोगों का कहना है कि नंद कुमार पटेल के हाथ पैर बांधे गए थे। चश्मदीदों ने बताया कि पटेल के अलावा और भी कई लाशें मिली हैं। सुकमा में हमले के दौरान नक्सलियों ने नंद कुमार पटेल और उनके बेटे को एक साथ अगवा कर लिया था। रात से ही दोनों के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन सुबह उनकी हत्या की खबर आ गई। हमले के बाद भी नक्सलियों का कहर थमा नहीं है। नक्सलियों ने एक जगह एक ट्रक को फूंक डाला। आपको बता दें कि ट्रक को फूंकने के बाद नक्सलियों ने मौके पर एक बैनर भी टांग दिया। जाहिर सी बात है कि नक्सलियों ने हमले की तैयारी पहले से कर रखी थी। वहीं छत्तीसगढ़ के खुफिया विभाग पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। इस सबसे बड़े छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद देश भर में तमाम लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में पार्टी नेताओं पर हुए नक्सली हमले के मद्देनजर भाजपा सरकार की बर्खास्तगी की मांग पर दबाव बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कथित रूप से ध्वस्त होने के चलते राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर भी बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौत के बाद भड़के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा भाजपा की विकास यात्रा के पोस्टर बैनर पर उतारा है। कांग्रेस ने पिछले 12 अप्रैल से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी और राज्य में इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं। नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर पहले ही धमकी दी थी। खासकर माओवादियों के खिलाफ सलवा जुलूम अभियान का समर्थन करने वाले कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा को लेकर माओवादियों का गुस्सा पुराना था। नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर पहले भी धमकी दी थी। खासकर माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सलवा जुलूम का समर्थन करने वाले कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा को लेकर माओवादियों का गुस्सा पुराना था। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कोई इसे राज्य सरकार की नाकामी बता रहा है तो कोई सीधा दोष नक्सलियों पर मढ़कर पल्ला झाड़ने की कोशिश में जुटा है। कि छत्तीसगढ़ में जो भी नक्सलवादियों के हमले के कारण हादसा हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और जो भी हताहत हुए हैं उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। एक सवाल हम जरूर उठाना चाहते हैं कि जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी और ये साफ जाहिर है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज जो घटना हुई है मैं उसकी पूरी ताकत से निंदा करता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं कि उन्होंने सुरक्षा मुहैया ठीक से नहीं कराया। ये जो वारदात हुई है ये अत्यंत ही दुखद है, दर्दनाक है और इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कई जगह जारी किया गया हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। बिहार की सीमा से सटे नक्सल प्रभावित जिले चंदौली में भी विशेष चौकसी बरती जा रही है। जिले के नक्सल प्रभावित नौगढ़ इलाके की सभी सीमाओं को सील कर कॉम्बिंग की जा रही है। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस के जवान लगातार जंगलों में कॉम्बिंग कर रहे हैं। यूपी पुलिस ने भी जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमले के बाद से उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों को भी चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अफसरों को चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। पूर्वी यूपी के नक्सल प्रभावित जिले रहे सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर में अफसरों को सतर्क रहने को कहा गया है। चंदौली और मिर्जापुर वो पहले नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। अभी तो पूरी तरह से वो नियंत्रण में है, लेकिन इस घटना के बाद सारे पुलिस अधीक्षकों को कल रात में अलर्ट कर दिया गया है। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने बताया कि खासकर उन इलाकों में जहां छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से यूपी का बॉर्डर मिलता है वहां सभी पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया गया है। सीमाओं को सीज करने के साथ ही
वाहनों की चेकिंग की हिदायत दी गई है। एडीजी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की घटना के बाद से वहां सिक्योरिटी फोर्स को दबाव बढ़ने पर नक्सलियों के मूवमेंट की संभावनाओं को देखते हुए ये अलर्ट जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, इन बॉर्डर इलाकों पर खुद पुलिस के आला अधिकारी नजर रखे हुए हैं और पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं को छत्तीसगढ़ के अपने वरिष्ठ नेताओं के खोने का सदमा भी लगा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान हुए नक्सली हमले से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर आज नक्सली हमले में मारे गए नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शकील अहमद और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। नक्सली हमले को लेकर पार्टी के नेताओं ने कड़ी निंदा की। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शकील अहमद ने रमन सिंह सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इतना बड़ा हमला इस बात को साबित करता है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी केंद्र सरकार ने मुहैया कराई थी, लेकिन उनकी तैनाती समुचित तरीके से नहीं की गई। ऐसे में प्रदेश सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद से जहां पूरे देश में इस हमले की निंदा हो रही है, वहीं राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली की तुलना में यूपी में ज्यादा अपराध है। जी हां, ये आरोप लगाया है कांग्रेस ने यूपी की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की सरकार पर। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली की तुलना में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ज्यादा खराब है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर भी चुटकी ली है। लगता है अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी गंभीर हो रही है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस समूचे विपक्ष को निशाने पर ले रही है। जब भी दिल्ली का कोई बड़ा नेता उत्तर प्रदेश आता है तो मौजूदा सपा सरकार समेत विपक्ष को आरोप जरूर लगाता है। दरअसल आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद लखनऊ में थे। कांग्रेसी नेता ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ के हालात दिल्ली की तुलना में ज्यादा खराब है। साथ ही कांग्रेस ने आतंकी घटना में शामिल खालिद मुजाहिद की मौत की निष्पक्ष जांच की बात भी कही है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि भाजपा अपने किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए स्वतंत्र है। रही बात जेल भरो आंदोलन की, तो भाजपा अपने पार्टी के काडर से जेल भरो आंदोलन कर ही लेगी। बहरहाल लगातार कांग्रेस की हो रही बैठकें और विपक्ष पर हमलावर रुख ये संकेत जरूर दे रहा है कि कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। लेकिन ये तेवर कितने दिनों तक बरकरार रहेंगे और कांग्रेस को इससे क्या लाभ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा खालिद मुजाहिद के परिजनों को सांत्वना देने जौनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने खालिद मुजाहिद को निर्दोष बताया। वहीं छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमलों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। बनारस, फैजाबाद और लखनऊ ब्लॉक जो डिस्मिस की गिरफ्तारी हुई थी, हम पहले भी मुलायम सिंह और बीजेपी के सावधान थे। ये ब्लॉक की जांच एनआईए ने क्यों नहीं की? अब एनआईए को रेफर करेंगे, एनआईए उसकी जांच करेगी। खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी निर्दोष थे, निर्दोष है, तो बेचारा शहीद हो गया। इसकी जान लेने की जिम्मेदार भी मौजूदा सरकार है। भदोही में भाजपा ने ब्राह्मण सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में कई दिग्गज नेता शामिल रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा समेत भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सतीश चंद्र मिश्र ने इन दलों को ब्राह्मण विरोधी बताया है। उनका कहना है कि इन सभी दलों में ब्राह्मणों का इस्तेमाल सिर्फ सरकार बनाने के लिए किया और उसके बाद वह ब्राह्मणों को भूल गए। सतीश चंद्र मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार ब्राह्मणों की सबसे बड़ी दुश्मन है। सूबे के दौरे पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा उत्तरकाशी से मुख्यमंत्री ने दौरे की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के बड़कोट और पुरोला के विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री सूबे के अलग अलग शहरों में जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। दौरे के बाद मुख्यमंत्री 31 मई को सभी जिलों की जिलाध्यक्ष बैठक भी लेंगे। निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से मिलकर इन बातों को हवा दे दी है। ऐसे में जून के पहले हफ्ते में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से बदलाव को लेकर मंथन शुरू हो गया है। जी हां, बदलाव प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आलाकमान को जो निकाय चुनाव में हार की रिपोर्ट सौंपी है, उसमें यह भी लिखा है कि प्रदेश में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पर बदलाव जरूरत है। ऐसे में पार्टी आलाकमान इन दिनों इसे गंभीर रूप से ले रही है। वहीं पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पिछले 15 दिनों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर इस बात को और गरमा दिया है। जी हां, राहुल ने यशपाल आर्य, गोविंद सिंह कुंजवाल, प्रीतम सिंह, सुरेंद्र सिंह नेगी, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत आधा दर्जन नेताओं को बुलाया और उनसे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बातचीत की। वहीं सूत्रों की माने तो इस समय प्रदेश अध्यक्ष के लिए कांग्रेस सांसद सतपाल महाराज, सुरेंद्र सिंह नेगी, हरक सिंह रावत, सांसद प्रदीप टमटा के साथ साथ आधा दर्जन नेताओं का नाम लिया जा रहा है। हालांकि मंत्री होने के नाते सुरेंद्र सिंह नेगी और हरक सिंह रावत ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अनिच्छा जताई है। जहां एक और सतपाल महाराज गुट पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की दावेदारी कर रहा है, वहीं हरीश रावत गुट सतपाल के खिलाफ नजर आ रहा है। हालांकि इस सभी के मामलों में आलाकमान पर छोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन साफ है पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के लोक देवताओं के जीवन गाथा पर आधारित भजन माला का आज नैनीताल में हुआ विमोचन। सूबे की वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने एक साथ मंच साझा कर स्थानीय देवी देवताओं पर आधारित सुफल हो जाया नाम की एल्बम का विमोचन किया। पर्वतीय सेवा संस्थान द्वारा निर्मित इस भजन माला में सुप्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, मीना राणा समेत अन्य गायकों ने अपनी आवाज दी है, जबकि फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा, ललित तिवारी जैसे कलाकारों ने इस एल्बम में अभिनय किया है और छायांकन सुनील बोरा का है। इस मौके पर वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही है, लिहाजा लोक कला के उत्थान के लिए सरकार जल्द ही सकारात्मक कदम उठाएगी और जिससे ये संस्थाएं जीवित रहें और ये प्रयास करते रहें। ये अपने निजी खर्चों से ये प्रयास करते हैं, तो हम प्रयास करेंगे। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इसे लिख रखा है, उसका पालन करेंगे। न केवल मनोरंजन बल्कि इस एल्बम के बाजार में आने से उत्तराखंड के लोक देवता जिनकी गाथाओं को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे थे, उन्हें भी उनके विषय में जानकारी मिलेगी। निर्मल सरदार का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो हम बताते हैं। गांधी टू हिटलर फिल्म में काम कर चुके हैं। बॉलीवुड से लेकर विज्ञापन की दुनिया का उभरता हुआ नाम है, लेकिन इनकी एक और पहचान है, ये वाहन चोर हैं और लखनऊ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स को ध्यान से देखिए, ये है वाहन चोरी में पकड़ा गया निर्मल सरदार। अब हम आपको बताते हैं इसकी असली पहचान क्या है। ये है बॉलीवुड फिल्मों का हीरो और विज्ञापन की दुनिया का जाना माना नाम। पुलिस के मुताबिक पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद इस शख्स ने लग्जरी कारों को निशाना बनाया और नेपाल तक अपना नेटवर्क फैला लिया। लखनऊ पुलिस ने निर्मल सरदार को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस कार्रवाई में पकड़ा गया निर्मल गांधी टू हिटलर फिल्म में काम कर चुका है। इसके अलावा कई और विज्ञापन फिल्मों में भी काम किया है। पुलिस को संदेह है कि इस गिरोह ने चोरी की गाड़ियां नेपाल में माओवादियों को भी बेची हैं। पुलिस निर्मल के माओवादी संपर्कों के बारे में पता कर रही है। ऐसे में निर्मल को अब शायद समझ में आएगा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ की पुलिस का अंतर क्या है। बालाजी फिल्म की निर्देशक एकता कपूर सहित 4 लोगों पर लगा है धोखाधड़ी का आरोप। ये आरोप लगाया है अनुपम शुक्ला ने। अनुपम शुक्ला का कहना है कि कुंभ मेले के दौरान उनकी कंपनी से फिल्म एक थी डैन की प्रमोशन के लिए जो करार हुआ था उसके अनुसार पेमेंट नहीं की गई, इसीलिए उन्होंने जारस्टाउन थाने में एकता कपूर सहित 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। बालाजी फीचर्स की निर्देशक एकता कपूर पर धोखाधड़ी के आरोप में जारस्टाउन थाने में FIR दर्ज की गई है। तुलारामबाग मोहल्ले के रहने वाले अनुपम शुक्ला का आरोप है कि फिल्म एक थी डैन की प्रमोशन के लिए एकता ने उनकी कंपनी मेंबर्स प्री एंड मीडिया वर्चेस से करार किया था, जिसके तहत बालाजी फीचर्स ने 36 लाख रुपए देने का वादा किया था। फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें सिर्फ 27 लाख रुपए ही मिले। उन्होंने फैक्स के जरिए कई बार बालाजी फीचर्स से रुपए मांगे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अनुपम की तहरीर पर जारस्टाउन थाने में एकता कपूर सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली गई है। हालांकि एकता कपूर सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR के बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है। ISI और सट्टेबाजों में इस्तेमाल किए जाने वाले 555 सिम बरामद। कानपुर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर एक बड़ा खुलासा किया है, जिनके पास से फर्जी सिम प्री एक्टिवेट बरामद किए गए हैं। इनके तार ISI और क्रिकेट सटोरियों से जुड़े हो सकते हैं। जैनुल और हसन नाम के ये अभियुक्त हैं। इनके पास से 555 सिम कार्ड एक्टिवेटेड सिम कार्ड बरामद हुए हैं, जो ये बेचने की फिराक में थे। पुलिस इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों के संबंधों के पुख्ता सबूत मिल जाने पर इन पर आतंकवाद निरोधक
कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस मोटे नाम के अभियुक्त की तलाश कर रही है। अगर इस मामले में कंपनियों के भी तार जुड़े नजर आते हैं तो पुलिस उन पर भी सख्त कार्रवाई करेगी। मेरठ में दादरी गांव के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक मौका पाकर फरार हो गया। उधर गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया और जाम लगा दिया। मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र के दादरी गांव के